आर्मी चीफ की ये वाली स्टेटमेंट तो ठंडी हवा का झोंका है। और जब मुझे इनिशियली किसी ने बताई तो आई हैड रियली हैड टू रीचेक कि वाकई उनकी स्टेटमेंट है या नहीं। तो वाकईतन उन्होंने ये बहुत एक इनकरेजिंग बात की है डिफेंस डे के मौके पर। और व्हाट बेटर देन द ओकेजन ऑफ डिफेंस डे, इस तरह की बात करने का सबसे बेहतर जो कोई मौका हो सकता है वो इसी तरह का हो सकता है कि जब डिफेंस डे का मौका हो, यौम दिफा हो। और पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्कीन तो उसी सूरत हो सकता है ना जब पाकिस्तान अंदर से मुत्तहिद हो। और अंदर से मुत्तहिद होने के लिए इस वक्त के जो हालात हैं वो यही तकाजा करते हैं कि हम लोग सियासी अपनी जो भी हमारी पॉलिटिकल लाइंस हैं उनसे हम लोग बालातर होकर सोचें। आई एम वेरी हैप्पी कि ये वाली जो सोच है ये डायरेक्ट आर्मी चीफ की तरफ से अगर रिफ्लेक्ट हो रही है और उनकी तरफ से अब ये अगर आई है, मैं इसे वन ऑफ इट्स काइंड और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड समझती हूँ। जाहिर है इससे पहले इस तरह की स्टेटमेंट, इतनी इंकरेजिंग स्टेटमेंट और माहौल में तलखियां खत्म करने के हवाले से कोई भी स्टेटमेंट हमने आर्मी चीफ की इससे पहले नहीं देखी। और ये इसलिए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और मैं इसको बहुत इसका खैर मकदम करती हूँ। ये भी साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि इस स्टेटमेंट के बाद इसकी जो अक्कासी है वो हमें दीगर एतबार से भी नजर आएगी, चाहे वो विद इन द एस्टेब्लिशमेंट हो कि सियासी इख्तिलाफ को जाती दुश्मनी में ना तब्दील कर लिया जाए, चाहे विद इन द एस्टेब्लिशमेंट ये वाली बात अगर आना जरूरी है तो वहां पर सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो चुके ये वाली बात आ ही पूरे आर्मी के चीफ की तरफ से रही है। तो पहली तो बात ये, पहले मैं ये तवक्को करती हूँ कि इसकी रिफ्लेक्शन सबसे पहले हमें विद इन द एस्टेब्लिशमेंट नजर आए। दूसरी इसकी जो फौरी तौर पर रिफ्लेक्शन नजर आनी चाहिए वो हुकूमत की तरफ से ऑब्वियसली नजर आनी चाहिए, जिसका पार्ट एंड पार्सल आर्मी है। और मैं समझती हूँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये सोच काफी पहले से मौजूद है। मैं इस सोच के लिए नवाज शरीफ साहब को जो उनका ड्यू क्रेडिट है वो मैं उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारी इत्तलात हैं उनके मुताबिक, मैंने कुछ रोज पहले भी ये कुछ जगहों पर ये वाली बात की लेकिन कुछ मोहतात अंदाज में, अब खुल के ये बात करना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने इस सोच की बरमला जो है उन्होंने इसकी अक्कासी की है। और हालिया कुछ आप समझें दिनों में के अंदर अंदर ही पिछले 2 हफ्तों के अंदर ये डेवलपमेंट्स कुछ सामने आई हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत लोगों के सामने ये वाली बात की है कि जी हम क्यों डायलॉग नहीं करते हैं और हम मुज़ाकरात का रास्ता क्यों नहीं खोलते हैं। तो इमरान खान साहब के लिए मुज़ाकरात का रास्ता खोला जाए और बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी भी बात को मशरूत किए हुए पहले बातचीत का आगाज हो और फिर उस बातचीत के जरिए जो भी 9 मई या उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिर वहां पर आइडेंटिफाई करके उनका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। इस बात को लेकर विद इन द पार्टी पीएमएलएन के अपने अंदर से इसके खिलाफ आवाजें उठी और कुछ लोग बहुत ओपनली उन्होंने अपने इन इख्तिलाफात का इजहार किया कि जी हम मियाँ साहब की जो पॉलिसी है हमें इनसे इस बात पर हमारी तरफ से इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं। जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब तो उसकी सबसे जिंदा मिसाल है, वजीर दिफा, उन्होंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस पूरी बात को मशरूत कर दिया कि पहले जो है माफी होगी, पहले 9 मई वाले अपनी सजा भुगतेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। इसी तरह से और भी कुछ आवाजें हैं। एहसन इकबाल साहब भी एज पर माई इन्फॉर्मेशन जो है वो इनमें शामिल है कि जो समझते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, पहले इनको सजाएं दें और फिर इनसे कोई बात आगे करनी है तो करें, और माइनस इमरान खान वाली भी जो पॉलिसी है वो भी अपनाई जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब बिल्कुल एक अलग सोच के हामिल है। वो ये कहते हैं कि अगर मौजूदा हालात से हमने निकलना है, हमारी अपनी भी पार्टी की अगर साथ को बचाना है तो हमने मुज़ाकरात की तरफ जाना है और हमने इमरान खान साहब से उनको शामिल करते हुए हमने तमाम लोगों से मुज़ाकरात करने हैं। नवाज शरीफ साहब को ये भी बहुत अरसे से फिक्र जो है वो लाहक है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, मतलब उनके जो इतने टाइम टेस्टेड एक इत्तेहादी थे, उनके दोस्त थे, वो भी इस वक्त उनकी पॉलिसीज से इत्तेफाक नहीं करते हैं। तो ये भी उनको फिक्र काफी खाई जा रही है कि बार बार मनाने के बावजूद भी हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से मौलाना साहब जो हैं वो ऐसा सच अपना हाथ नहीं पकड़ा रहे हैं। ये तमाम चीजें नवाज शरीफ साहब ने फील की हैं और उन्होंने खुल के अपनी पार्टी से भी और ताकतवर हलकों से भी इस बात का इजहार किया है। अब खुशी की बात यह है कि यही बात जो है आर्मी चीफ की तरफ से भी नजर आ रही है कि सियासी इख्तिलाफ को आप बिल्कुल जिंदगी मौत का मसला ना बना लें और कोई ऐसा तनाजा ना बना लें कि जैसे लगे कि आपका किसी से खुदा ना खास्ता कोई जायदाद का मसला है या कोई खानदानी किस्म का आपका मसला है। क्योंकि अब तो बदकिस्मती से इतना पोलराइज्ड हो गया है माशरा कि इवन पहले तो मतलब हम ये देखते थे, इवन मतलब कोई बहुत पुरानी, मैं कोई सदियों पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, आज से कुछ साल, चंद साल पहले भी आपस में शादियां, रिश्ते बनना, ये सारी चीजें भी होती थी और दोस्तियां, ये रफाकतें, ये सारी बातें भी सियासी जो भी सोच होती थी उससे बालातर होकर हुआ करती थी। मतलब एक ही घर के अंदर आपको पीटीआई के, पीएमएलएन के मानने वाले, दोनों तरफ के मानने वाले मिलेंगे, एक ही घर में या एक ही मियाँ बीवी भी आपको लेफ्टिस्ट सोच, राइटिस्ट सोच के हामिल, दो मुतरादिफ सोच के हामिल मिलेंगे। अब तो ऐसा मालूम होता है कि ये चीजें विद इन दीज 4-5 ईयर्स खत्म ही हो गई हैं।
کہ بالکل یہ گویا زندگی موت کا مسئلہ جو ہے وہ بن چکا ہے کہ نہ کوئی دو مختلف سیاسی سوچ والے لوگ آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ دوست بن سکتے ہیں، نہ ان کے گھر میں کوئی بیاہ شادی ہو سکتی ہے. یہ اس طرح کا گویا معاملہ جو ہے ود ان دیز ویری ریسنٹ ایئرز بن چکا ہے، جو کہ بہت میں سمجھتی ہوں لمحہ فکریہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے. اور مجھے بہت خوشی ہے، میں دوبارہ اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتی ہوں اور نواز شریف صاحب کو اس کا کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کہ پہلے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور اب آرمی چیف کی طرف سے بھی اسی بات کی جو ہے وہ عکاسی ہونا شروع ہو گئی ہے، وچ آئی تھنک از ویری پلیزنٹ. میں امید کرتی ہوں کہ اس وقت ان کی پارٹی میں جتنے بھی مختلف سوچ کے حامل لوگ ہیں وہ بھی جو ہیں اب اس وقت اپنی جو بھی اختلافات ہیں اس کو سائڈ پر رکھیں گے اور اس وقت ملک کی مفاد کا اور لارجر گڈ کا سوچیں گے. 8 ستمبر آنے کو ہے اور وہی ہو رہا ہے جو کہ جس کا ہمیں پہلے بھی ہم نے اظہار کیا تھا، بلکہ آئی تھنک میں نے پچھلے اپنے ویلاگز میں بھی یہ والی بات آپ سے عرض کی تھی کہ مشکل لگتا ہے کہ ابھی تو جو انہوں نے جو پچھلے 22 تاریخ کے جلسے کا جو حشر کیا تھا اس کے بعد ان کی نیت تو سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ اس وقت کس سوچ کی حامی ہے اور کس سوچ کی حامل ہے. عمر ایوب صاحب کو مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر نے ایسی کون سا واجب العمل کوئی انہوں نے ان کو کوئی ایکسرسائز بتا دی ہے یا ان کو کوئی ایسا دوائی کا نسخہ بتا دیا ہے کہ یہ آپ نے دن میں 10 مرتبہ یہ والا آپ نے نسخہ لینا ہے بطور اپوزیشن لیڈر، جس کی بنا پر عمر ایوب صاحب کو بالکل 8 ستمبر کے جلسے سے ایک روز پہلے خیال آ گیا اور انکشاف ہو گیا، ان پہ کوئی وحی اتری ہے کہ جی میں تو سیکرٹری جنرل بننے کے لیے بہت مصروف ہوں اور کیونکہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، میرے پاس لیگل کیسز بھی ہیں اور اتنی مصروفیات کے ساتھ میں جو ہوں سیکرٹری جنرل کے عہدہ جو ہے ساتھ ساتھ نہیں سنبھال سکتا، تو کسی اور بندے کو اس کے لیے نامینیٹ کیا جائے. پتہ نہیں، مطلب وہ تو مجھے لگتا ہے ان دا لیسٹ کوئی 5 مہینے سے یا 6 مہینے سے تو ہیں ہی وہ اپوزیشن لیڈر. تو اتنے 5-6 مہینوں میں ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا مصروفیت ہے جو کہ بطور اپوزیشن لیڈر ان کو نہیں فیل ہوئی. لیکن 8 ستمبر کا اتنا تاریخی جلسہ جو یہ لوگ کب سے بیچارے جو کچھ لوگ ان کے کہہ رہے تھے، کچھ ان کے ایون ابھی بھی جو پریزنٹ ڈے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یا جو آپ سمجھے پارٹی کے اسپوکس پرسنز ہیں جو بیچارے جا کر ٹاک شوز میں دفاع کرتے ہیں پارٹی کا، وہ جا کر بہت میں سمجھتی ہوں، میں نے خود ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ بہت جوش و خروش سے وہ تیاریاں کر رہے تھے 8 ستمبر کے جلسے کی اور ہر کسی کو کنونس کر رہے تھے کہ جو ہم نے 22 تاریخ کو جو ہوا ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا. شعیب شاہین صاحب میرے پروگرام میں خود کہہ کر گئے کہ عمران خان صاحب نے اس حد تک کہہ دیا ہے کہ اب اگر میری طرف سے بھی اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی بھی ٹائم پر مجھے اگر کوئی پریشر دیا جاتا ہے یا مجھے اگر کہا جاتا ہے کہ آپ جلسہ منسوخ کریں، تو اگر میری طرف سے بھی آپ لوگوں کو منسوخی کا پیغام آئے تو آپ نے وہ پیغام نہیں سننا اور آپ نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ بات سیکرٹری اطلاعات ہیں اس وقت شعیب شاہین صاحب پی ٹی آئی کے، وہ ہمارے پاس کر کے گئے ہیں پچھلے دنوں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو عمر ایوب صاحب ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب سے مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے وہاں سے سیکھا ہے یا کہاں سے سیکھا ہے، لیکن وکٹ کے دونوں طرف مجھے لگتا ہے عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی ان کا دفاع کرنا چاہے تو وہ بالکل کر سکتا ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے اور کسی کی سوچ پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی سوچ سکتا ہے، جو چاہے سوچ سکتا ہے. اگر کوئی ان کو ابھی بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہتا ہے تو ضرور دے، لیکن میرے حساب سے یہ ٹرولی ایک میلافائڈی ایک موو ہے جو کہ ان کی پارٹی کے اندر ایک سوسائڈ بومبنگ کے مترادف ہے جو عمر ایوب صاحب نے کی ہے کہ جی وہ ایک روز پہلے اپنی اس پوزیشن سے استعفیٰ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تو اپوزیشن لیڈر ہوں، میں تو بہت مصروف ہوں. میں پھر پوچھتی ہوں ان سے ایسی کون سی مصروفیت ہے جو ان کو 6 مہینے کے اندر فیل نہیں ہوئی اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے، لیکن ایسی ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بجلی گر گئی ہے جو کہ ان کو لگ رہا ہے مصیبت آن ٹپکی ہے کہ 8 ستمبر سے ایک روز پہلے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں اور ایک بہت منفی نیگیٹو میسج جو ہے وہ اپنی پارٹی میں وہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں. تو مجھے اب آبویسلی اب جو ہو رہا ہے اس کے بعد میں پھر بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو جتنا جو کچھ بھی ابھی تک اس کو زندہ رکھا ہوا ہے وہ عوام نے زندہ رکھا ہے، کیونکہ عوام جو ہیں وہ بار بار اس پارٹی کو جا کر ووٹ دیتے ہیں، اس کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں، تمام تر سوشل میڈیا پہ پابندیوں کے باوجود بھی ابھی بھی جو پذیرائی ملتی ہے وہ پرو پی ٹی آئی سٹانس کو ہی ملتی ہے. میں تو کئی سارے ایسے یوٹیوبرز کو جانتی ہوں، بلکہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، جو کہ ایک زمانے میں شدید ترین نون لیگ کے حمایتی ہوا کرتے تھے اور ان کو پٹواری کہا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی ان کو فیل ہوا کہ یوٹیوب پہ جو ویوز ہیں وہ آتے ہی پی ٹی آئی سے ہیں تو فوری طور پر وہ جو ہیں پی ٹی آئی کیمپ میں انہوں نے کودی مار دی اور جمپ مار دی اور وہ وہاں شامل ہو گئے. تو میں تو ایسے بہت سارے یوٹیوبرز کو جانتی ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام نے زندہ رکھا ہوا ہے اس پارٹی کو. سوشل میڈیا کی بھی جو میں بات کر رہی ہوں وہ بھی اس چیز کی عکاسی ہے، جو ووٹ بینک ہے وہ بھی اس چیز کی عکاسی ہے.
वरना इनकी पार्टी की अभी जो मौजूदा लीडरशिप का अगर जो हाल है और जो उनका हालत है उनकी जार है, उसको तो अगर देखा जाए तो ये पार्टी तो कब की मर गई थी, कब की खत्म हो गई थी। उसको तो जेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, तो उससे पहले ही पार्टी जो है उसने उनका इन्ना लिल्लाहि राजिऊन हो गया था। अगर ये उमर अयूब और इन टाइप के लोगों की जो है मरहून मिन्नत ये पार्टी रही होती तो बहरहाल अब आप देख लें 8 सितंबर को क्या होता है। कल ही है 8 सितंबर और मतलब आज ही है 8 सितंबर। आपका दूसरा सवाल और तीसरा सवाल जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए मैंने आपके दूसरे सवाल का जब जवाब मैं अर्ज कर रही थी तो उस वक्त मैंने ये बात नहीं की, अब करती हूँ कि मेरी इत्तलात के मुताबिक उमर अयूब साहब जो हैं वो उनको इसी बात से उनको ये चीज़ नागवार गुजरी है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब पे इमरान खान साहब ने एतबार का जो है इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा वो मेरे खिलाफ जाएगा। तो और उन्होंने दोबारा कहा है कि मेरा फुल सपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को हासिल है। ये इख्तिलाफ हमें पिछले दिनों वाज़ेह तौर पर नजर आया मिशाल यूसुफजई के शक्ल में कि जब भी मिशाल यूसुफजई को वफाकी सतह पर या सेंट्रल पीटीआई में कोई ओहदा मिलता था तो उनको पीटीआई केपी या फिर आप समझे केपी की जो काबीना है वहां से निकाल दिया जाता था, और जब उनको वहां पर कोई ओहदा मिलता था तो उनकी जो सेंट्रल पीटीआई के अंदर जो ओहदा है वो उनसे वापस ले लिया जाता था। तो यानी ये कि एक बहुत वाज़ेह किस्म का इख्तिलाफ है जो कि पीटीआई सेंट्रल और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर्स के दरमियान मौजूद है। वो पार्टी को मुसलसल तौर पर बुरी तरह डैमेज कर रहा है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक मैं फिर कहती हूँ उमर अयूब साहब का जो इस्तीफा है जो कि 8 सितंबर के जलसे से इतनी बड़ी उन्होंने कारी ज़र्ब जो है अपनी पार्टी के ऊपर उन्होंने मारी है, तो ये जो है ये किया ही गया इसीलिए है, ये मूव उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि उमर अयूब साहब दिखाना चाहते हैं कि वो कितने नाराज हैं इस बात से कि खान साहब ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर अपने एतमाद का इजहार किया है। तो मेरी तो ये इन्फॉर्मेशन है, गलत हो सकती है, सही हो सकती है, ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है कोई अपने तौर पर अगर करना चाहे, लेकिन जो मुझ तक इत्तला आई थी वो बहरहाल यही थी। और ये जिसको मैं पैकअप करने के लिए ये बात कह रही हूँ कि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, आज की इत्तला नहीं है, आज की बात नहीं है, ये काफी टाइम से मामला चला आ रहा है। शेर अली अरबाब साहब भी जो हैं वो पीटीआई के एमएनए हैं पेशावर से और बहुत अच्छे सोबर इंसान है वैसे और काफी पढ़े लिखे हैं। इमरान खान साहब के दौर में सीपेक कमेटी जो है कौमी असेंबली की उसके बाकायदा सरबराह थे और ये काफी एक आप समझें बेहतर अथॉरिटी की जगह होती है। इससे पहले मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो इस पार्टी के इस कमेटी के सरबराह रहे हैं कौमी असेंबली में शेर अली अरबाब साहब से पहले। तो यानी कि ये कि पार्टी जो भी जिसको कदावर शख्सियत समझती है उसको इस तरह की डेजिग्नेशन जो है वो ये वाली डेजिग्नेशन सीपेक कमेटी की देती है कौमी असेंबली में। तो शेर अली अरबाब साहब को ये मिली थी कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में वो गोया ये कि मीडिया पे बहुत ज्यादा तो बहरहाल एक्टिव नहीं है, लेकिन मैं उनको जानती हूँ ज़ाती तौर पर। तो उनके साथ भी यही मामला हो रहा था कि वो जब भी वो एक अपना सपोर्ट देते थे उस फैक्शन को जो कि पीटीआई केपी के चैप्टर के खिलाफ जो है आवाज उठा रहा था और उनके जो एक वजीर साहब थे जिनको बरतरफ किया गया था करप्शन चार्जेस की बिना पर, शेर अली अरबाब साहब ने उनके हक में बात की। जब उनके हक में बात की तो शेर अली अरबाब साहब को जो है उसका एक खमियाजा भुगतना पड़ा। मिशाल यूसुफजई इसकी दूसरी मिसाल है। तो इसलिए मैं 2-3 मिसालें आपको जोड़कर बता रही हूँ कि ये चीजें हम तक काफी टाइम से मौसूल हो रही हैं कि ये मुसलसल एक तरह की चिपकलिश लगी पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी चैप्टर। जी ये बहुत दिलचस्प इंकशाफ है जो इजरायली एक जरीदे ने किया है खान साहब के हवाले से। बहरहाल मैं इसमें 2 किस्म का स्टांस रखती हूँ कि अगर कोई बंदा ये कहे कि गोल्डस्मिथ फैमिली से इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है और वो तो उनको उस वक्त जो है छितर मारा करते थे, तो वो तो किसी अहमकों की जन्नत में रहता होगा ना। मतलब अपनी पार्टी की दिफा में इस हद तक आगे नहीं चले जाना चाहिए कि आप बिल्कुल झूठ को सच और सच को झूठ बताने लग जाएं लोगों को और बिल्कुल आप लोगों का मजाक उड़ाने लग जाएं उनकी अक्ल व फहम का। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। खान साहब खुद भी कई मरतबा कह चुके हैं कि जैक गोल्डस्मिथ से उनकी फॉर्मर ब्रदर इन लॉ से उनकी दोस्ती है और बहुत अच्छी दोस्ती है। एक उनके साथ बेटिंग का किस्सा भी कई मरतबा इमरान खान साहब ने अपने पास्ट के इंटरव्यूज में बताया है कि जी उन्होंने उनको बोला कि आप इस पर्टिकुलर टीम पर आप बेट करें, आप अपने बेट्स लगाएं, पैसे लगाएं। तो ये तो खैर मतलब एक रिकॉर्ड की बात है। और इवन ये कि जब सादिक खान साहब का इलेक्शन हो रहा था बतौर लंदन मेयर, तो उस वक्त भी डिस्पाइट हिम बीइंग अ पाकिस्तानी, सादिक खान साहब एक पाकिस्तानी ओरिजिन के जो कैंडिडेट थे उनके बरक्स जैक गोल्डस्मिथ खड़े थे, तो खान साहब ने सपोर्ट किया था जैक गोल्डस्मिथ को। ये भी एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है और मुझे नहीं पता कि मैं नहीं समझती कि किसी को भी इस बात को झुटलाना चाहिए।
ब्रैड शर्मन भी जो इस वक्त प्रेजेंट डे लॉबिस्ट हैं इमरान खान साहब के, जो बैन अल-अक़वामी सतह पर इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो ज्यादातर प्रो इजराइल सोच के हामी तमाम पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कि शुरू दिन से प्रो इजराइल हैं और एंटी पैलेस्टीन उनका स्टांस रहा है। तो और वो खान साहब के हक में आवाजें बुलंद करते हैं, वो पाकिस्तान को बताते हैं कि किस तरह से जमहूरियत की नफी हो रही है खान साहब को जेल में रखकर, और फौरी तौर पर उनकी रिहाई का भी मुतालबा करते हैं। गोया ये कि पाकिस्तानी जमहूरियत के एतबार से उनका अगर जो दावा है या जो उनकी मांग है वो बहुत ज्यादा वजन रखती भी हो, फिर भी एक जहन मानता नहीं है ना कि आप इतनी खुली बर्बरियत की अगर आप नफी कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं वो तो कुछ भी नहीं हो रहा फलस्तीन में, वो तो उल्टे सारे दहशतगर्द हैं, उनको बहुत सही उनको मारा जा रहा है, अल्लाह माफ करे। तो अगर इस तरह की एक बंदा बात करता हो, फिर वही बंदा बोले नहीं हमें वहां पर उस मुल्क में ये कानून का निफाज चाहिए और वहां पर हमें जमहूरियत का निफाज चाहिए, वहां पर हमें वो बेकसूर लीडर अंदर है उसकी रिहाई चाहिए, तो वो बंदा ऑब्वियसली इट डजंट एड अप कि एक तरफ आप एक अग्रेसर को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दूसरी मुल्क में जो है जमहूरियत की मांग कर रहे हैं, तो इट जस्ट डजंट एड अप। ये तमाम बातें भी जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन मैं एक बात से इख्तिलाफ करना चाहती हूँ, जो उस जरीदे में ये क्लेम किया गया है वो बहरहाल एक ओपेड है, एक ओपिनियनेटेड पीस है, लेकिन उसमें जो ये बात की गई है कि खान साहब जब अपने दौर में थे तो वो इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहते थे या रिकॉग्नाइज करना चाहते थे, या पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इसराइल के हवाले से, जो बानी पाकिस्तान ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया है कि एक अग्रेसर स्टेट को, एक टेररिस्ट स्टेट को हम कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उससे खान साहब पीछे हटकर इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते थे। ये बात बिल्कुल गलत है इन माय ओन हम्बल असेसमेंट। मुझे नहीं लगता कि खान साहब इवन क्लोज भी थे इस बात के, बल्कि टू माय नॉलेज जो एक मीटिंग भी थी फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, उसमें कुछ उन्होंने इस बात का इजहार किया भी था कि हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। और तो आप देखें खित्ते में क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग इस तरह से चलते रहेंगे और हम अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जब उन्होंने इस बात का इजहार किया था तो पीटीआई उस वक्त इस सोच की हामिल थी कि जी हम तो ये कर ही नहीं सकते, अगर हम ये करेंगे तो हमें तो आइंदा वोट तो हम भूल जाएं, हमें तो आवाम पाकिस्तान के जूते मारेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है। मैं नहीं समझती कि कोई भी पार्टी जिसका सर्वाइवल वोटर्स पर हो, वोट बैंक पर हो, वो इतना एंटी पब्लिक फैसला कर सकती है कि इसराइल जैसे मुल्क को जो है वो तस्लीम कर लें या फिर उनके साथ कुछ ताल्लुकात इस्तवार कर लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो आप समझें उनकी सियासत पर और उनकी मैं समझती हूँ एग्जिस्टेंस पर भी हमेशा हमेशा के लिए ताले लग जाएंगे। तो ना इमरान खान साहब ऐसा करना चाहते थे मेरे अपने हम्बल असेसमेंट में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और मैं आगे जाके कहती हूँ ना कोई भी और ऐसा हुकूमत, कोई भी इलेक्टेड हुकूमत ऐसा करने का सोच भी सकती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो पीएमएलएन की हो, क्योंकि इन सबको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने आवाम के पास जाना है। और अगर इतना एंटी पब्लिक फैसला इन्होंने करने की, किसी ने भी करने की कोई जुर्रत की या हिम्मत की, तो अवाम इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ताकतवर हल्के और वो वाली डिबेट तो फिर आती बहुत बाद में है।